नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अपन आरएस एग्जाम की तैयारी करते हैं। मुख्यतः आरएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, बाकी सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये चैनल महत्वपूर्ण है। अभी अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान में अपन, और आपको एक बात और बता दूं कि ये अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पर आधारित है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद आपके पास एम लक्ष्मीकांत सर की बुक होनी चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नई बुक लेके आओ, तो नया एडिशन लेके आना, 7th एडिशन, ठीक है। 7th एडिशन लेके आना। अगर आपके पास 6th एडिशन है तो कोई बात नहीं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। आपको 7th एडिशन लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना इस हिसाब से है, पहले वीडियो देखना है, उसमें मैंने आपको सारी बातें समझा दिया। उसके बाद आपको बार बार बुक में पढ़ना है, और समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा देखना है, ठीक है। इस तरह से अपन ये तैयारी करेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अपन ने भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि, उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के चरण, उसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन, और उसके बाद भारतीय संविधान के विशेषताएं अपन पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, जो कि भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अपने आरएस परीक्षा की बात करें तो ये जीएस पेपर थर्ड में इंडियन पॉलिटी के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट है। और प्री में भी इसके क्वेश्चन, ये प्री में भी है और मेंस में भी है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं संविधान की प्रस्तावना को। चलिए शुरू करते हैं। देखो, संविधान की प्रस्तावना इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये प्रस्तावना सबसे पहले किस देश के संविधान में शुरू हुई? ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो उसका आंसर इस अगली लाइन में है। देखो, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में, आपको कोई पूछ ले कि किस देश के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया, तो कौन सा देश है वो? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका, ठीक है। कौन सा देश है? वो है अमेरिका, ठीक है। अब इसके पश्चात सबसे पहले अमेरिका ने प्रस्तावना को सम्मिलित किया अपने संविधान में। इसके पश्चात भारत समेत कई अन्य देशों ने भी इसे अपनाया, यानी कि अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ दिया गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला, याद रखना ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा, ठीक है। संविधान का परिचय कहा किसने? N.A. पालकीवाला ने। जैसे अपन अपना परिचय देते हैं ना, अपना नाम, अपन क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हमारा लाइफ में उद्देश्य क्या है, तो ये हमारा परिचय देती है ना ये क्वेश्चन, ऐसा। और संविधान का परिचय कौन देता है? प्रस्तावना। किन के अनुसार? N.A. पालकीवाला के अनुसार, ठीक है। अब ये प्रस्तावना है ना अपनी, ये प्रस्तावना सीधे ही प्रस्तावना के रूप में नहीं जुड़ी थी अपने संविधान में। संविधान सभा की, अब ये प्रस्तावना हमेशा इसी रूप में संविधान में नहीं जुड़ी थी। सबसे पहले क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक के समय एक उद्देश्य प्रस्ताव, एक क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया, ठीक है। वो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही हमारी क्या बनी? प्रस्तावना, ठीक है। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को। और उसको पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या हुआ? प्रस्तावना में बदल गया। तो देखिए, प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित
थी। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए देखते हैं आगे। देखो, अब हमारी जो प्रियम्बल है ना, इस प्रियम्बल में एकमात्र संशोधन हुआ है, एकमात्र संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वीं, देखो, प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में किया गया। यानी कि जो प्रस्तावना है, संविधान में तो बहुत बार संशोधन हो चुका है, लेकिन प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन अभी तक हुआ है, आज टिल डेट तक। ठीक है, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था 1976 में। और कब, कैसे? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन आप सब जानते हो, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे प्रावधान थे कि ये एक संविधान की तरह था। ये खुद ही जो संविधान संशोधन था ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जिसने इसमें 3 शब्द जोड़े, देखो, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। यानी कि जो मूल प्रस्तावना थी ना, उसमें न तो समाजवादी शब्द था, न धर्मनिरपेक्ष शब्द था, और न ही अखंडता शब्द था। ये शब्द कब जोड़े गए? ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, अब अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरे लेक्चर का, देखो, ये है संविधान की प्रस्तावना। और ये कौन सी प्रस्तावना है? ये मूल प्रस्तावना नहीं है, ये परिवर्तित है। परिवर्तित कैसे? कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके बाद ये ऐसी बनी। ठीक है, और अपने को इसी तरीके से इसको याद रखना है, एकदम कंठस्थ करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखो, प्रस्तावना को अपन 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 कौन से भाग? देखो, एक तो ये भाग होगा इसका, एक तो ये भाग जो इसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर है ना, ये पहला भाग है इसका। ठीक है, जिसके बैकग्राउंड में येलो कलर है, ये इसका दूसरा पार्ट। जिसके बैकग्राउंड में बैंगनी कलर है, ये तीसरा। और जो रेड सा कलर है ना, ये चौथा पार्ट है। ये कौन से पार्ट है, उसकी अपन अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है, भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो शक्ति मिलती है हम भारत के लोग। यानी कि भारतीय संविधान को शक्ति देती है लोग यानी कि जनता। ठीक है, तो शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ोगे ना इसको डिवाइड करके, तो प्रस्तावना आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो ये तो हो गया शक्ति का स्रोत। ठीक है, हम भारत के लोग। अब इसमें आगे बात कही गई है संविधान की प्रकृति की, संविधान की प्रकृति की। तो सबसे पहली लाइन होगी, हम भारत के लोग भारत को क्या? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा पार्ट खत्म हो गया, ये प्रकृति थी। तो सबसे पहले, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब तीसरा पार्ट आ गया। देखो, तीसरे पार्ट में क्या है? उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य, यानी कि संविधान कैसा भारत बनाना चाहता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसके समस्त नागरिकों को क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। ठीक है, न्याय, समस्त नागरिकों को न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? देखो, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता, कौन सी समता की बात की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में का मतलब है न्याय, स्वतंत्रता और समता का जो उद्देश्य है, उन सब में क्या? व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता।
ठीक है। उन सब में क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए। यहाँ तीसरा पार्ट खत्म हो गया, यहाँ उद्देश्य खत्म हो गए, उद्देश्य खत्म हो गए। अब संविधान के लागू होने की डेट के बारे में बात करेंगे प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। हिंदी में विक्रम संवत की बात करें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी कि निर्माण कार्य पूरा, अधिनियमित यानी लागू करते हैं और खुद को सौंपते हैं, यानी कि, और यहाँ पर हो गया चौथा पार्ट पूरा, यानी कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान लागू होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब ये आपको याद करना है। याद करने के दो तरीके हैं, एक तो आपको इसको रट्टा मारते रहो, रट्टा रट्टा रट्टा, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। एक आपको इसको तरीके से 4 डिवाइड में बांटो, 4 भागों में बांट के उसको मन में थोड़ा सा मैप बना के फिर याद करो, आपको याद हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना आपको कंठस्थ होनी ही चाहिए। प्रस्तावना, अगर आरएस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो प्रस्तावना आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, भारत के लोग से। उसकी प्रकृति कैसी होगी, भारत को कैसे बनाया जाएगा, एक सेकेंड। रिवीजन कर लेते हैं। देखो, पहला पार्ट ये था, ठीक है। भारत के संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, हम भारत के लोग। उसकी शक्ति, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रकृति में ये प्रकृति क्या, भारत को एक क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन सब शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ अपन आगे इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को क्या, अब ये यहाँ दूसरा खत्म हो गया बनाने के लिए, यहाँ प्रकृति खत्म हो गई, अब उद्देश्य शुरू हो गए। अब क्या उद्देश्य, समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की क्या, समता प्राप्त करने के लिए, तथा इन सब चीजों में क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पार्ट खत्म हो गया। अब संविधान के लागू होने की डेट के बारे में बात करेंगे। दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 2006 और तिथि क्या थी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि पूर्ण, इसका कार्य पूर्ण हुआ और इसको ये अधिनियमित हो गया, लागू हो गया और इसको खुद को सौंप दिया, ठीक है। तो लागू होने की तिथि प्रस्तावना के अनुसार क्या है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब इसके जो ये जो तत्व है ना, अपन ने देखा था शक्ति, प्रकृति, उद्देश्य और डेट, इनको अपन अलग से भी पढ़ेंगे, वो देखते हैं आगे। देखो, अब देखो प्रस्तावना के तत्व, ठीक है। प्रस्तावना में कौन से तत्वों का समावेश किया गया है, इन तत्वों को आप सीरियल से याद रखोगे ना तो आपको प्रस्तावना भी याद हो जाएगी। देखना, आप तरीके से याद करोगे तो प्रस्तावना याद हो जाएगी। देखो, हम भारत के लोग, तो संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, पहली लाइन ही इसको
बताती है। क्या है? हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। ठीक है, प्रस्तावना के तत्व में सबसे पहली बात क्या है? संविधान के अधिकार का स्रोत। तो प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। तो यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, संप्रभु मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा था ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो वो प्रकृति है इसकी। तो यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, प्रस्तावना का दूसरा तत्व क्या है? भारत की प्रकृति। पहला क्या था? संविधान के अधिकार का स्रोत, वो अपन ने पढ़ लिया। दूसरा भारत की प्रकृति, वो भी पढ़ लिया। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। उद्देश्य में देखो अपन ने बात करी थी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ठीक है, तो इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता या समता और बंधुत्व संविधान के मूल उद्देश्य है। तो संविधान के उद्देश्य क्या है? मूल न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता या समता होना चाहिए और भाईचारा, आपसी सौहार्द या बंधुत्व होना चाहिए। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान की लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। ठीक है, अब अपन देखो प्रस्तावना में जो एक एक शब्द है ना, इन एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। देखो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवादी का क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है, लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है, और ये जो विचार धर्म उपासना की स्वतंत्रता है, इसके क्या मायने हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब अपन बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ। अपन ने प्रस्तावना पढ़ते समय देखा था कि बहुत सारे जटिल शब्द थे ना प्रस्तावना में, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद अलग अलग प्रकार के न्याय थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। उसके बाद अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उसके बाद समता थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और उसके बाद थी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और उन सबको पिरोने वाली बंधुता। तो इन सब शब्दों का अर्थ हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इंटीग्रिटी का क्या अर्थ है। ठीक है, देखो संप्रभु शब्द का एक सामान्य अर्थ ये होता है कि किसी के अधीन नहीं होना, पूर्णतः स्वतंत्र होना, या देश के बारे में अगर बात की जाए तो किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं होना, किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं। ठीक है, तो बात की जाए कि भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना। ठीक है, तो भारत आज़ाद हुआ था, आप सबको पता है ये बात, तो 15 अगस्त 1947 को। तो क्या इस डेट को भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया था? तो बताओ देखें। एक्चुअली इसका आंसर है नो। 15 अगस्त 1947 को भारत सर्वशक्तिमान नहीं बना था, संप्रभु नहीं बना था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांटा था। ब्रिटिश भारत को कितने भागों में बांटा था? आप बोलोगे पाकिस्तान और भारत, लेकिन ये बात सही नहीं है। ब्रिटिश भारत को 2 भाग में बटे थे, वो थे डोमिनियन भारत और डोमिनियन पाकिस्तान। ठीक है, और डोमिनियन पाकिस्तान, 2 डोमिनियनों में बांटा गया था। अब ये डोमिनियन क्या है, इसको समझेंगे। देखो ये डोमिनियन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इस पॉइंट की। ये डोमिनियन क्या है? डोमिनियन का अर्थ है कि भारत स्वतंत्र राष्ट्र तो बन गया, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। इसी प्रकार पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। इसका मतलब ये था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ किसके नाम से ली? शपथ ली ब्रिटिश सम्राट, उस टाइम के ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम थे, उस टाइम के ब्रिटिश सम्राट, उनके नाम से शपथ लेते थे। जितने भी मंत्री थे वो भी उनके नाम से शपथ लेते थे। ठीक है,
और सर्वे सर्वा कौन था उस टाइम, जो आज राष्ट्रपति होते हैं ना, उस टाइम कौन था, ब्रिटिश सम्राट था या ब्रिटिश महारानी होती थी। अब भारत आजाद हुआ था तब वहां सम्राट थे, इसलिए उस टाइम कौन था, ब्रिटिश सम्राट था। तो भारत को संप्रभुता कब प्राप्त हुई, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हुआ ना, तब अपन संप्रभु राष्ट्र बने थे, न कि जब अपन आजाद हुए थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने एक राष्ट्रपति चुन लिया और तब से हमारा सर्वे सर्वा कौन हो गया, हमारा राष्ट्रपति जी। ठीक है, और तब अपन एक संप्रभु राष्ट्र बन गए। ठीक है, तो सामान्य अर्थ तो ये होता है किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं होना। और संप्रभुता की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को संप्रभु नहीं था, ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 यानी ठीक एक दिन पहले तक भारत क्या था, डोमिनियन था। भारत क्या था, डोमिनियन था। और 26 जनवरी 1950 को क्या बना, एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। ठीक है, उसके बाद दो बातें और आती है, देखो दो बातें कौन सी आती है कि एक तो 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया और राष्ट्रमंडल का सदस्य बनते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। ठीक है, तो ये हमारी संप्रभुता को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भारत यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का भी तो सदस्य है, तो ये सदस्यता भी हमारे देश की संप्रभुता को किसी भी मायने में सीमित नहीं करती है। ये दो बातें और आपको याद रखनी है। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब हमारे प्रस्तावना में ये है क्या, किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। 15 अगस्त 1947 को संप्रभु नहीं बना, जबकि कब बना, 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या था, ब्रिटिश भारत दो पार्ट में बड़ा था, डोमिनियन भारत और डोमिनियन पाकिस्तान। डोमिनियन का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र राष्ट्र। ठीक है, तो वहां पर सर्वे सर्वा कौन था उस टाइम, हमारा ब्रिटिश किंग, ब्रिटिश किंग। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने ये ओहदा भी उनसे हटा लिया और हमारा एक राष्ट्रपति बन गए, वो हमारे सर्वसरा हो गया और भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया। उसके बाद दो क्वेश्चन उठते हैं कि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना स्वीकार किया और उसका अध्यक्ष किसको माना, ब्रिटेन। तो क्या हमारी ये संप्रभुता को ये नुकसान पहुंचाता है, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। इसी प्रकार यूनाइटेड नेशन की सदस्यता भी हमारी संप्रभुता को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो अपनी सीमा का विस्तार भी कर सकता है और अपनी सीमा को किसी दूसरे अपनी सीमा क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे भी सकता है। ठीक है, तो पहले शब्द का अर्थ अपन समझ गए, प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं ना अपन। अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ। तो पहले का अर्थ अपन ने समझ लिया, संप्रभुता का अर्थ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो मेंस परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये संप्रभुता के क्या मायने हैं भारत की प्रस्तावना में। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है कि भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना। और एक ऑप्शन ये आ सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि सब लोग 15 अगस्त 1947 ही करें, लेकिन अब आप ये नहीं करोगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं समाजवादी शब्द क्या अर्थ है। देखो ये समाजवादी शब्द कहाँ आता है, देखो ये रहा प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी शब्द का अर्थ अपन देखेंगे। हमें प्रियम्बल में प्रत्येक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रूफ हो जाएगा आखिर में जब अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इस वीडियो के आखिर में, तब ये प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, प्री और मेंस की तैयारी के लिए आपको या किसी भी एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी के लिए प्रस्तावना को अच्छे तरीके से समझना होगा। संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि संविधान का सार क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समाजवादी शब्द का अर्थ। देखो समाजवादी, ठीक है, अब समाजवादी शब्द का अर्थ समझने से पहले अपन देखते हैं कि समाजवाद क्या है। ठीक है, समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है। ठीक है, तो समाजवाद की एक बुनियादी प्रतिज्ञा है कि संपदा, बुनियादी प्रतिज्ञा क्या है, इससे आप समझ जाओगे समाजवाद का मतलब कि संपदा और उत्पादन के साधन, संपदा और उत्पादन के
और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उत्पादन के साधनों और वितरण, उत्पादन के साधनों और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजों गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जो बड़े बड़े उत्पादन समूह है, जो संपत्ति है, वो किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की होनी चाहिए, न किसी एक व्यक्ति की। यानी कि ठीक पूंजीवाद का उल्टा है। ठीक पूंजीवाद का उल्टा है। ठीक है, तो ये है समाजवाद। अब इसको इस समाजवाद के अलग अलग रूप है। ठीक है, अब उनको देखते हैं अपन। अब देखो, अब ये समाजवाद के अलग अलग रूप क्या है। समाजवाद है, ठीक है, अब ये समाजवाद को अपन यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला तो है लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा अपना होगा साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद। अब साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है? उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर, किसका? उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राज्य या समाज का नियंत्रण होता है, या आप समझ सकते हो कि राष्ट्रीयकरण होता है। यानी कि निजी संपत्ति नाम की कोई चीज ही नहीं होती। निजी संपत्ति नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साम्यवादी समाजवाद। यानी समाजवादी जो अवधारणा है उसका एकदम कट्टर रूप क्या है? साम्यवादी समाजवाद। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें निजी प्लस सरकारी उपक्रम एक साथ चलते हैं। ठीक है, निजी और सरकारी उपक्रम एक साथ चलते हैं, और भारत में इसी प्रकार का समाजवाद है। और भारत में क्या है? यही समाजवाद है। कौन सा? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, इसमें क्या होता है? मिश्रित अवस्था। आप देख रहे हो कि हमारे देश में इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस है। ठीक है, उसका मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। वो एक निजी व्यक्ति है। जबकि भेल हुआ और ये इंडियन स्टील कॉरपोरेशन हुआ, ये सब क्या है? बैंक हुए, इन सब का राष्ट्रीयकरण ही हुआ है। ये सब क्या है? सरकार की। तो यहाँ पर समाजवाद का कौन सा तरीका अपनाया गया है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब इसमें एक टर्निंग पॉइंट आया था 1991 में। क्या आया था? 1991 में अपने देश ने एक नई नीति अपनाई थी, जिसको बोलते हैं निजीकरण वैश्वीकरण। ठीक है, निजीकरण या वैश्वीकरण की नीति। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको बोलते हैं एलपीजी की नीति। ठीक है, इसमें क्या किया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इससे क्या हुआ था? हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद का स्वरूप है ना, वो थोड़ा लचीला हो गया। अब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण हुआ तो क्या हुआ? भी सरकार का थोड़ा हाथ खींचता गया सरकारी उपक्रमों से। प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? कि सरकारी उपक्रम थोड़े कम हो गए। और ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ था? विश्व के अन्य निवेशक ये कंपनियां भी भारत में आई और व्यापार करने लग गई। तो इससे हमारा समाजवादी प्रतिरूप थोड़ा क्या हो गया? लचीला हो गया। लेकिन कुल मिलाकर हमारा समाजवादी प्रतिरूप कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। बाकी आप बुक से ये सब पढ़ने के बाद आपको बुक से रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, बुक से ही आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आए तो फिर वीडियो देखना, फिर बुक पढ़ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब मेरे हिसाब से आप सब लोग समझते होंगे। इसका सामान्य अर्थ होता है धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। अब धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो
भाई वैसे तो प्रस्तावना में था नहीं, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। आपको पता है कौन सा? समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और संप्रभुता शब्द जोड़ा गया। सॉरी, संप्रभुता नहीं, अखंडता, अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का सामान्य अर्थ क्या है? धर्म के नाम पर किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 1976 में स्पष्ट रूप से यह शब्द जोड़ दिया गया। लेकिन क्या इससे पहले संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई प्रावधान नहीं था? तो इसका आंसर क्या है? नहीं था। क्या था? आपको पता है कि भारत के संविधान का थर्ड पार्ट कौन सा है? 12 से 35। इसमें क्या है? मूल अधिकार। इसमें क्या है? मूल अधिकार। और इन मूल अधिकारों में 25 से 28 तक जो मूल अधिकार है वो कौन से अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया ना, उससे पहले भी भारत में, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की घोषणा करने वाले आर्टिकल थे या प्रावधान थे। ठीक है, और एक आखिरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाता है। अब ये सकारात्मक अवधारणा क्या है? देखो, सकारात्मक अवधारणा को अपनाता है। एक तो होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। ठीक है, अब अमेरिकी संविधान है उसमें नकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है, यानी कि किसी भी धर्म का राज व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, और देश का कानून या गवर्नमेंट किसी भी धर्म को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। जबकि सकारात्मक अवधारणा ये है कि सभी धर्म एक समान है। भारत का संविधान क्या कहता है? सभी धर्म राज्य के समक्ष एक समान है और उनको राज्य का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये है सकारात्मक अवधारणा। ठीक है, तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष शब्द को समझने के लिए सामान्य अर्थ ये है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा कब किया गया? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब तक तो आप रट गए होंगे इस बात को। इसमें कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, फिर बात करते हैं कि क्या इससे पहले भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत थे? धर्मनिरपेक्षता के लिए कुछ प्रावधान थे? तो बिल्कुल थे। संविधान में हमेशा से ही 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। उन मूल अधिकारों में 25 से 28 तक मूल अधिकार कौन से हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के दिए हुए हैं। और आखिरी बात कि धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा हमारा संविधान लिए हुए है, जिसके तहत सभी धर्मों को राज्य का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब अपन देखेंगे लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ। मेरे आइडिया से इसका मतलब तो आपको पता ही होगा पहले से, एकदम सिंपल है। लोक का मतलब जनता और तंत्र, जनता का तंत्र, यानी कि लोकतंत्र का सामान्य अर्थ क्या है? सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होगी? जनता के हाथ में होगी। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होगी? जनता के हाथ में। ठीक है, ये होता है लोकतंत्र। और भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावना में कहा है ये शब्द? चलो देखते हैं। देखो ये रहा, ये अभी तक अपन प्रकृति में ही चल रहे हैं ना, 4 पार्ट में डिवाइड किया था ना, रिवीजन कराऊंगा इसका आपको। ये क्या था? ये तो अधिकार स्रोत, और ये क्या था? प्रकृति वाला पार्ट। तो इसमें देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अपन ने समझ लिया, समाजवादी समझ लिया, धर्मनिरपेक्ष समझ लिया, ये रहा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब अपन समझ रहे हैं।
तो देखो, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होगी? जनता के हाथ में होगी। ठीक है, अब ये लोकतंत्र है ना, उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता अपने अधिकारों का सीधे ही डायरेक्ट इस्तेमाल करती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब इसकी अपन आगे बात नहीं करेंगे ज़्यादा, बस इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, यानी कि प्रत्यक्ष सीधे जनता अपने अधिकारों को इस्तेमाल करती है डायरेक्ट। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत, सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत। ठीक है, इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोला जाता है। कौन सा? प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्यों बोला जाता है, इसको देखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता एक निश्चित समय सीमा के बाद वोट करती है, जिससे लोग चुन कर आते हैं। ठीक है, फिर वो एक निश्चित समय सीमा के लिए देश चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, इसलिए इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? फिर कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो, इस प्रतिनिधि लोकतंत्र को फर्दर है ना, इस प्रतिनिधि लोकतंत्र को आगे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है संसदीय लोकतंत्र, एक तो होता है संसदीय लोकतंत्र, और एक होता है राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र। एक तो संसदीय लोकतंत्र हो गया और दूसरा क्या हो गया? राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र। अब भारत में क्या है? सबसे पहले इंडिया में है ये, इंडिया संसदीय लोकतंत्र। और राष्ट्रपति के अधीन की बात करें तो ये अमेरिका में है। ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन की बात करें तो ये अमेरिका में है। अब संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि जो कार्यकारिणी होती है ना, यानी कि जो काम करती है, यानी कि जो सरकार होती है, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, और इसके मुख्य लक्षण क्या है? इसमें वयस्क मताधिकार होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब आप समझते होंगे कि एक निश्चित समय उम्र के बाद हर किसी को उसकी जाति, रंग, भेद, उसकी पढ़ाई, उन सब से परे जाकर वोट देने का अधिकार होता है। उसे क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार। उसके बाद की अगर बात करें तो सामयिक चुनाव होते हैं, एक निश्चित समय सीमा के बाद चुनाव होते हैं। कानून सर्वोच्च होता है, यानी कानून का शासन होता है, कानून सर्वोच्च होता है। और आखिरी बात यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। ठीक है, ये किसकी विशेषताएं हैं? ये संसदीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसका ताज़ा उदाहरण बताऊं क्या आपको? अभी देखो, आज डेट है 31 मार्च 2024, और आज के अखबार में वो हमारे उपराष्ट्रपति, आज के अखबार में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट किसके खिलाफ है? कि जो जर्मनी कंट्री है ना, जर्मनी और अमेरिका, इन्होंने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर चिंता जाहिर की है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर चिंता जाहिर की है। तो जगदीप धनखड़ जी ने बोला है कि भारत की न्यायपालिका बहुत ही सुदृढ़ है, भारत की न्यायपालिका बहुत ही सुदृढ़ है, तो आप इसकी चिंता मत करो कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे देश का सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष, या आप बोल सकते हो प्रतिनिधि, भारत में लोकतंत्र तो है ना? फिर कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, या आपको बोल सकते हो प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि, उसके बाद कौन सा है? राष्ट्रपति वाला है कि संसद वाला है? तो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, गणतंत्र की बात करें,
और प्रस्तावना में गणतांत्रिक शब्द यूज किया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। गणतंत्र का एडजेक्टिव बना दिया गया, विशेषण बना दिया गया गणतांत्रिक, ठीक है। ये कहाँ है देखते हैं, देखो फिर इसका अर्थ समझेंगे अपन। देखो ये रहा, एक सेकेंड रुकिए, देखो हम भारत के लोग, अभी तक तो रट्टा मार चुके होंगे आप, इतनी दूर का तो है ना। देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य जहाँ गणतंत्र हो, ऐसा राज्य जहाँ गणतंत्र हो उसे क्या बोला जाता है, गणराज्य, ठीक है। तो हमें समझना है कि गणतंत्र क्या होता है, तो देखते हैं चलो। ये रहा गणतंत्र, ठीक है। तो लोकतांत्रिक जो राज व्यवस्था होती है ना, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था, अभी अपन ने देखा भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। कौन सा लोकतंत्र है बताओ 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 जल्दी से, कौन सा है, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, ठीक है। तो अभी छोड़ो उसको, गणतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को, सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा, राज व्यवस्था, ठीक है। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो भागों में अपन बांट सकते हैं। पहली तो है राजशाही, राजशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। और दूसरी है गणतंत्र, ठीक है। यहां से अपना शब्द का अर्थ निकल के आएगा। देखो पहली बात, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। पहला क्या है, राजशाही, और दूसरा क्या है, गणतंत्र। राजशाही का मतलब ये होता है कि यहाँ जो राज्य का प्रमुख है ना, राजशाही का मतलब है राज्य का प्रमुख। एक थोड़ा सा पुरानी बात करूंगा मैं आपसे, डोमिनियन का मतलब समझाया था मैंने आपको, याद है ना, डोमिनियन का, ठीक है। तो जब तक भारत डोमिनियन था ना, किसका, इंग्लैंड का, तब तक भारत का राज्य प्रमुख कौन था, किंग था, वहां का किंग या क्वीन थी, किंग या क्वीन थी, ठीक है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा राज्य प्रमुख कौन बन गया, राष्ट्रपति, और हम क्या बन गए, संप्रभु, ठीक है। रट्टा मार लो इस बात को, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हाँ अब देखो, राजशाही, राजशाही इसमें क्या होता है, राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। यानी कि राज्य का जो प्रमुख होगा ना, जिसके नाम से सारे काम होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वंशानुगत होता है, उसका कोई चुनाव नहीं होता है। यानी कि पहले एक पिता, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटी या बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटी या बेटा, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य बनते जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटेन में देखो आज भी किंग होते हैं, आज प्रिंस चार्ल्स है ना, ठीक है। तो आज भी वहाँ पर प्रिंस होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं। प्रिंस चार्ल्स का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये राजशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है ब्रिटेन। अब बात करते हैं गणतंत्र की। यहाँ क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, राज्य का प्रमुख क्या होगा, राज्य का प्रमुख चुना जाएगा, राज्य का प्रमुख चुना जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, भारत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, भारत, ठीक है। तो इस प्रकार गणतंत्र का क्या मतलब होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है ना, वो चुनकर आता है एक निश्चित समय सीमा के लिए, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में इसीलिए बोला गया है कि भारतीय गणतांत्रिक देश होगा, यानी कि यहाँ किसी एक परिवार का शासन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर दो इंपॉर्टेंट बातें और है, देखो यहाँ पर गणतंत्र के अर्थ में दो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा यहाँ पर। अब देखो गणतंत्र बनाने का मतलब ही यही होता है कि विशेषाधिकार वर्ग नहीं हो। विशेषाधिकार वर्ग नहीं हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये, और दूसरी ये होता है कि यहाँ पर सार्वजनिक कार्यालय है ना, मतलब कोई भी सार्वजनिक कार्यालय ना, वो सभी के लिए क्या है, बिना भेदभाव के सभी के लिए खुले हैं, बिना भेदभाव के सभी के लिए क्या है,
खुले हैं। तो गणतंत्र में ये होता है, ठीक है। गणतंत्र में ये इतने अर्थ है हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। पहली बात तो कि ये गणतंत्र है, इसका मतलब राष्ट्र का प्रमुख चुना जाएगा, ठीक है। और दूसरा, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। तीसरी बात है, सार्वजनिक कार्यालय सबके लिए खुले होंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला शब्द है न्याय, ठीक है। तो न्याय क्या है, संविधान के कौन सा भाग है? देखो ये संविधान का तीसरा भाग है ना। आपने देखे था ना पहले में क्या है कि संविधान की शक्ति का स्रोत, दूसरा प्रवृत्ति और तीसरा न्याय। तो उद्देश्य में क्या थे? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब क्या थे? न्याय थे, ठीक है। तो चलो देखते हैं न्याय शब्द कहाँ है, देखते हैं। चलो देखो ये रहा, शुरू से शुरू करते हैं। हम भारत के लोग, ये अधिकार का स्रोत हो गया। भारत को एक प्रकृति आएगी इसकी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ तक अपन ने पढ़ दिया। फिर बात आती है न्याय की, ठीक है। तो न्याय में 3 शब्द शामिल है, देखो, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों के क्या मायने हैं वो अपन देखते हैं। देखो न्याय, ये रहा, न्याय की बात करते हैं, ठीक है। तो न्याय के 3 भिन्न रूप शामिल है, 3 भिन्न रूप शामिल है। कौन से हैं? देखो, सामाजिक न्याय, दूसरा क्या है? राजनीतिक, और तीसरा क्या है? आर्थिक। सामाजिक सॉरी, दूसरा आर्थिक। इनका क्रम भी आपको वही रखना चाहिए जो वहाँ लिखा हुआ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्रम क्यों रखना चाहिए वही वो आगे क्वेश्चन में पता चलेगा कि किस तरह क्वेश्चनों में क्रम भी पूछ लेते हैं कि न्याय का क्रम क्या है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर सामाजिक न्याय का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, रंग और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा ना। तो ये सामाजिक न्याय को दर्शाता है, यानी कि भेदभाव को निषेध करता है। किसके आधार पर निषेध करता है? लिंग, जाति, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। और दूसरी बात साथ में इसमें यह भी बोली गई है कि जो पिछड़े वर्ग है ना, सामाजिक न्याय में ये बात भी शामिल है, पिछड़े वर्ग को संबल देगा। जैसे नौकरियों में आरक्षण है, वैसे ही अलग अलग तरीके से पिछड़े वर्ग को संबल मिलेगा और महिलाओं की स्थिति को सुधारा जाएगा, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय का अर्थ है, हमें महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं आर्थिक न्याय, ठीक है। तो आर्थिक न्याय में भी 2 चीजें हमें देखो, पहली क्या है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता है उसी को वोट देने का अधिकार है, तो दिन में 100 रुपए कमाता है उसको भी वोट देने का अधिकार है, उसको भी कानून उसी को भी हर प्रकार से न्याय पाने का अधिकार है, ठीक है। उसके और दूसरे व्यक्ति के लिए जो पैसे कमाता है उसके लिए कानून एक समान है। इसको बोलेंगे आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा इसमें ये है, इसका मतलब ये है कि संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करने की कोशिश करेगा संविधान। यानी कि जो आर्थिक स्थिति है ना, उसमें जो विषमता है ना, उनकी दूर करने की कोशिश भी कौन करेगा? संविधान करेगा। हमारा संविधान में ऐसे प्रावधान होंगे जो व्यक्तियों की संपदा, आय और संपत्ति के आधार पर जो विभिन्नताएं बनी हुई ना, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा और आखिरी है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है सबको समान राजनीतिक अधिकार होंगे, सबको वोट देने का अधिकार होगा, सबको सरकारी दफ्तरों में अपनी अपनी काम, सब हर तरीके की काम करने का अधिकार होगा, ठीक है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये है राजनीतिक अधिकार, ठीक है। अब देखो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसकी है कि ये जो न्याय, तीनों प्रकार के न्याय है ना, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कौन से देश के
कौन से देश से लिए गए हैं। ठीक है, हमारा संविधान आपने देखा था भारतीय संविधान के निर्माण में कि हमारे संविधान निर्माता बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधान के प्रावधानों को पढ़ा और उसमें से कुछ प्रावधानों को छांटकर हमारे संविधान में शामिल किया, और उसको भी वैसा जैसा का तैसा शामिल नहीं किया, उसको भारत की स्थिति के अनुसार ढालकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है ना, ये अपन ने ली है 1917 की रूसी क्रांति से। ठीक है, कहाँ से? रूसी क्रांति से। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बन सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहाँ से ली गई है? तो 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए स्वतंत्रता का यहाँ क्या मतलब है। स्वतंत्रता का सामान्य शब्दों में देखा जाए तो किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर रोक टोक नहीं होगी, व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक टोक नहीं होगी, पर रोक टोक नहीं होगी, जनता रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, ये बात है, स्वतंत्रता का मतलब ये है। ठीक है, सभी को सफल होने के या आगे बढ़ने के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अब जो प्रस्तावना की अगर बात करें ना, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं के बारे में लिखा गया है। चलिए वो देखते हैं पहले। अब देखो प्रस्तावना, अभी तक आपको थोड़ा तो याद हुआ ही होगा। देखो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, भारत, ये यहाँ पर अधिकार खत्म। उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद हमारा अभी का टॉपिक देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इनके क्या मायने हैं देखते हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें की गई है यहाँ पर। देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बातें की गई है। यानी कि हर व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपने जो महसूस करता है वो अभिव्यक्त कर सकता है, हर व्यक्ति किसी भी पंथ, धर्म या किसी भी आइडियोलॉजी में विश्वास रख सकता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपने विधि विधान के अनुसार पूजा उपासना कर सकता है। इन सब को अधिकार कौन देता है हमें? ऐसी स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। और इनको सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास मूल अधिकार है। अभी अपन ने बात की थी ना, 12 से 35 तक हमारे पास मूल अधिकार है ना। उन मूल अधिकारों में ये मूल अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले, और अगर नहीं मिले तो अपन कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो कानून की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार की स्वतंत्रता में कोई भी अड़चन या बाधा हो तो आप सीधे कानून की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता की बात कही गई है ना हमारे संविधान में, ये स्वतंत्रता भी सीमित है ना। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को जो मन में आएगा करेगा, वो बीच हाईवे पर खड़ा होकर डांस करेगा, नाचेगा, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रताएं सीमित है। स्वतंत्रताएं क्या है? सीमित है। और ठीक है, और ये शर्त रहित नहीं है, ये शर्त रहित नहीं है, इसमें कुछ शर्तें हैं आपको स्वतंत्र होने के लिए। जैसे आपके कुछ मूल कर्तव्य भी है ना, 51 51 एक में 51 क में मूल कर्तव्य भी है आपके। उन कर्तव्यों को पालन करते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करना है। ठीक है, और अब स्वतंत्रता के बारे में आखिरी बात, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो हमारे देश में जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है ना, ये कहाँ से ली गई है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि हमारे देश का संविधान विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ने के बाद और उसको छानने के बाद भारतीय माहौल के अनुरूप बनाया गया है। तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है 1789 से 1799 में चली 1789 से 1799 की फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति थी। और जबकि वो न्याय के थे ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो लिए थे रूसी क्रांति से। और ये जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो
भावना ये कहाँ ली गई है? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं अपन समता। इस समता का क्या अर्थ है? ठीक है, इस समता वर्ड का क्या मायने हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में? तो सबसे पहले समता वर्ड को ढूंढते हैं अपनी प्रस्तावना में। चलो देखते हैं। देखो ये रहा। देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता कैसे प्राप्त होगी उसकी बात करते हैं। देखो, अब समता, देखो समता का सामान्य अर्थ है समानता। ठीक है, समानता यानी कि कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा किसी को भी, सब कानून के समक्ष समान होंगे। ठीक है, विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा, हर कोई व्यक्ति है उसको समान अवसर मिलेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें जो समता के आयाम है ना, वो 3 आयाम है। इस समता के 3 आयाम है, 3 आयाम है यानी कि इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, इसको 3 परिप्रेक्ष्यों में देखा जा सकता है। पहला तो है नागरिक समता, ठीक है, दूसरा है राजनीतिक क्षमता, ठीक है, और तीसरा है आर्थिक क्षमता। ठीक है, अब इन तीनों को कैसे सुनिश्चित किया जाता है वो अपन देखते हैं। तो प्रस्तावना में लिखता है कि नंबर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे प्राप्त होगी? पहले तो नागरिक समता। नागरिक क्षमता की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद कंटिन्यूस है। देखो 14, 15, 16, 17 और 18, इन सब अनुच्छेद में समता की बात की गई है। समता की बात कैसे की गई है वो देखते हैं। देखो 14 बोलता है कानून के समक्ष सब समान होंगे, विधि के समक्ष सब समान होंगे, विधि के समक्ष सब समान होंगे। ठीक है, 15वां कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग और वर्ग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार सबको समान अवसर मिलेंगे, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेंगे। बुक में ये लिखा है देखो कि लोक नियोजन, तो लोक नियोजन का मतलब यही है कि सरकार में जो नौकरियां आती है ना, उसके बारे में बात कही गई है। तो लोक नियोजन से आप कंफ्यूज मत होना। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया है, जो भारतीय समाज की एक सामाजिक कुरीति थी, अभिशाप था ऐसे बोल सकते हैं, उसका अंत अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये समता को एनकरेज करता है। और 18वां और आखिरी है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी प्रकार की उपाधि किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये नागरिक क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। कौन सी क्षमता को सुनिश्चित करते हैं? नागरिक क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। समता का अर्थ है समानता और विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति। भारतीय प्रस्तावना में समता के 3 आयाम है। 3 आयाम कौन से हैं? नागरिक क्षमता, राजनीतिक क्षमता और आर्थिक क्षमता। नागरिक क्षमता को अपन ने देखा कि ये अनुच्छेद है वो नागरिक क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक क्षमता की। राजनीतिक क्षमता को अपन
इस दो अनुच्छेद हमारे संविधान में, देखो अनुच्छेद नंबर 325 और अनुच्छेद 326, ये राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। कैसे सुनिश्चित करते हैं? देखो ये अनुच्छेद 25 बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति और लिंग, धर्म, जाति और लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो हमारे देश में वयस्क मताधिकार है, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति या उसका लिंग या उसके वर्ग के अनुसार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 बोलता है ये बात, और ये राजनीतिक समता को सुनिश्चित करवाता है यहाँ पे। और अनुच्छेद 26 ये बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव कैसे होंगे? वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी कि देश में देखो सबसे हमारी लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा होती है जो पूरे देश का शासन चलाती है, और दूसरी विधानसभाएं होती हैं जो एक राज्य का शासन चलाती है। इन दोनों को कौन चुनेंगे? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब उस देश की पूरी जनता लोकसभा के मामले में, और उस राज्य की पूरी जनता राज्यसभा के मामले में। यानी कि किसी को वोट देने के अधिकार से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक समता में दो अनुच्छेद इसको सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 25 तो बोलता है कि मतदाता सूची में किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। किसके नाम पर? धर्म, जाति, लिंग के नाम पर। और 26 बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता वोट दे सकेंगे। ठीक है, अब लास्ट आती है आर्थिक क्षमता। ठीक है, तो हमारे संविधान की नीति निर्देशक तत्व है, आपको पता होगा ना, नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। संविधान का पार्ट नंबर 4, संविधान का पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो इस 36 से 51 में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39। वो अनुच्छेद 39 क्या बोलता है? महिला तथा पुरुषों को, क्या बोलता है? महिला और पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है? समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए क्या होगा? समान वेतन मिलेगा। ये आर्थिक समता को सुनिश्चित करते हैं। तो देखो समता का साधारण मतलब क्या क्या बताया था मैंने आपको? समानता। इन सारे अनुच्छेदों में समानता शब्द यूज किया है, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 18 हो, चाहे 325 हो, चाहे 326 हो, चाहे आर्टिकल 39 हो। ठीक है, तो आर्थिक क्षमता में दो उपयोग है। देखो कि एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें अनुच्छेद 39 है, वो क्या बोलता है? वो दो बातें बोलता है कि महिलाओं और पुरुषों को जीवन यापन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, और समान काम के लिए महिला और पुरुषों को समान वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपना समता भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब देखिए लास्ट है अपना बंधुत्व है। ठीक है, बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब देखते हैं बंधुत्व का सामान्य भाषा में अर्थ होता है भाईचारे की भावना। ठीक है, भाईचारे की भावना। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। और इस भाईचारे की भावना को कैसे प्रोत्साहित करता है? देखो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है कि पूरे कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो कोई भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है ल्यूक, किसका कोई भी मान लो अल्बर्ट मान लो जिसका नाम। ठीक है, वो अल्बर्ट मान लो कोई एक स्टेट में रहते हैं, एक स्टेट में रहता है, तो उसके पास क्या होगी? दो प्रकार की नागरिकता होती है। एक तो अमेरिका की नागरिकता होगी, और दूसरी उस स्टेट की जिस स्टेट में वो रहता है। दो प्रकार की नागरिकता होगी। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसको नागरिकता भी चेंज करानी पड़ेगी वहाँ, तो नागरिकता चेंज होने के बाद ही उसको वहाँ पर संपत्ति, रहने का और बाकी अधिकार मिलेंगे। लेकिन भारत में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता, क्या? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अपन देखते हैं ना कि भाई जो बिहार में है वो भी राजस्थान में आराम से रह सकता है, जमीन खरीद सकता है, या और कुछ भी काम कर सकता है। अब तो पीडीएस प्रणाली को भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, उसको भी एकीकृत किया गया है
राशन कार्ड कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, खाद्यान्न लेने के लिए। ठीक है, तो भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। तो सबसे पहली बात तो एकल नागरिकता को प्रोत्साहित किया गया है बंधुत्व बढ़ाने के लिए और आपसी भाईचारे और सौहार्द बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इस बंधुत्व में देखो, इस बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित किया गया है। दो बातों को सुनिश्चित किया गया है। कैसे? देखो, प्रस्तावना में चलते हैं। देखो ये रहा, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने द्वारा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यानी कि ये जो बंधुता है ना, इसमें दो चीजें हैं, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का गौरव या व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब है। अब देखो, इसमें ये दो बातें सुनिश्चित की गई है कि व्यक्ति का सम्मान, इस बंधुत्व में क्या होना चाहिए, व्यक्ति का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए तथा देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता भी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, क्यों है इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके महत्व को बहुत सारे विद्वानों ने बताया है। ठीक है, उसके हिसाब से अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी इसके महत्व का मूल्यांकन करेंगे। देखो, प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में क्या है, राजनीतिक, धार्मिक, देखो राजनीतिक था ना, राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है, जिससे संविधान निर्माता के मस्तिष्क को एक दिशा मिल, जिससे हमारे नीति निर्माताओं को एक दिशा मिलती है हमारे संविधान में संशोधन करने या उसमें कुछ बदलाव करने की। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। ठीक है, अब ये नैतिक मौलिक मूल्य, राजनीतिक, धार्मिक और मौलिक मूल्य ना, ये हमारे संविधान के क्या है, आधार है। ये हमारे संविधान की क्या है, आधार है। इसी के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है और इसी के आधार पर आज भी संविधान में संशोधन होते रहते हैं। इसमें और दूसरी चीज क्या है, इसमें संविधान सभा की, इसमें क्या है, संविधान सभा की महान और आदर्श सोच। संविधान सभा में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो राजनीतिक बुद्धिजीवी थे, उनको महान, उनकी महान सोच है, उनकी महान सोच और आदर्श सोच है, महान और आदर्श सोच का उल्लेख है। ठीक है, इसलिए भी प्रस्तावना इस महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला तो इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। दूसरी बात, संविधान सभा के सदस्यों की महान और आदर्श सोच का उल्लेख है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे विभिन्न विद्वानों ने हमारे इस प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। तो वो आपको क्या करना है, या बार बार में पढ़ना है, जिससे याद हो जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब प्रस्तावना का महत्व है। अल्लादी कृष्ण स्वामीयर, ये संविधान सभा के एक सदस्य थे। ठीक है, ये संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो इन्होंने क्या बोला उसकी बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस लाइन को लिख देंगे और फिर ऑप्शन दे देंगे कि ये किसने कहा। तो आपको क्या बोलना है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। ठीक है, दूसरा था के.एम. मुंशी, ये भी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। भविष्य फल है। के.एम. मुंशी बोलते हैं कि प्रस्तावना हमारी, ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा हुआ है। ये स्टेटमेंट दे दिया गया और फिर पूछा ये स्टेटमेंट किसने कहा था। तो आपको याद रखना है कि भविष्य फल वाली बात किसने की गई है, के.एम. मुंशी ने। तीसरा है पंडित ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, और पंडित ठाकुर दास भार्गव भी संविधान सभा के एक सदस्य थे। इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है।
यानी कि सबसे सम्मानित भाग अगर कोई है प्रस्तावना तो वो है प्रस्तावना। ठीक है, यह संविधान की क्या है, ये आत्मा है। संविधान की ये क्या है, कुंजी है। संविधान का ये क्या है, आभूषण है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा है, कुंजी है, आभूषण है। यह एक उचित स्थान है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यानी कि किसी को संविधान का मूल्यांकन फटाफट करना है तो उसको प्रस्तावना पढ़ ले तो वो संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। किसके अनुसार, पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। अब चलते हैं आगे। अब एक देखो, एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे एक, सॉरी राजनीति के नहीं थे, एक राजनीति शास्त्री थे। ठीक है, ये क्या थे, राजनीति शास्त्री थे, राजनीति शास्त्री। तो इन्होंने संविधान की प्रस्तावना, इंडियन संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा कि प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। यानी कि सर अर्नेस्ट बारकर प्रस्तावना लिखने वालों को, हमारी प्रस्तावना लिखने वाले मुख्य पार्ट कौन था, नेहरू जी का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं, यानी कि ताला खोलने वाली चाबी है ये। ठीक है, यानी कि ये कोई भी नीति बनाते समय दिशा कौन देता है इसको, सोच कहाँ से शुरुआत होती है, तो प्रस्तावना से। प्रस्तावना में लिखी हुई बातों से ही कोई भी नई नीति का निर्माण का आधार रखा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। यानी कि सर अर्नेस्ट बार्कर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें इन्होंने शुरुआत में प्रस्तावना का उल्लेख किया। ठीक है, इस प्रकार प्रस्तावना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसको महत्वपूर्ण क्यों है अपन ने देख लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही विवादास्पद रहा है काफी टाइम से। ठीक है, संविधान के निर्माण से ही ये क्वेश्चन विवादास्पद रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान निर्माण के बाद अंत में प्रस्तावना को संविधान के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, बकायदा संविधान सभा के अध्यक्ष ने पूछा था अपने सब सभा सदस्यों से कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो उस टाइम सब ने उसमें उसको हाँ हाँ के रूप में उत्तर दिया, स्वीकार किया। ठीक है, तो संविधान सभा के अनुसार क्या था, संविधान सभा के अनुसार प्रस्तावना क्या थी, संविधान का भाग थी। लेकिन क्या हुआ, एक था बेरुबाड़ी संघ मामला 1960। ठीक है, पुस्तक में है ना, ये अपनी पुस्तक में बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप से दिया है। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से पढ़ना, थोड़ा पुस्तक को 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा इसको। अब देखो यहाँ पर दिया बेरुबाड़ी संघ मामला। ठीक है, ये कुछ ऐसे केस हैं, स्पेशल केस हैं जिससे हमें इस पार्ट को समझने में आसानी होगी। ठीक है, आपको 3 नाम याद रखने हैं। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना की व्याख्या करते समय 3 केसों के नाम याद रखने हैं, बेरुबाड़ी संघ मामला, केशवानंद भारती मामला और आगे आएगा LIC ऑफ इंडिया मामला। तो इस बेरुबाड़ी संघ मामला ने क्या हुआ कि ये क्वेश्चन उठा
इसमें न्यायालय में ये क्वेश्चन उठाया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इस टाइम जो वहाँ न्यायाधीश थे उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का एक कुंजी नोट है। ठीक है, संविधान का एक कुंजी नोट है। और इसमें इसमें क्या लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना में संविधान के सामान्य प्रयोजनों को लिखा गया है, सामान्य प्रयोजनों को लिखा गया है। लेकिन लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसने बोली कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इस टाइम जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, फिर इसमें टर्निंग पॉइंट आया कब, केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने अपना ही फैसला उलट दिया और क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। ये क्या है, अति महत्वपूर्ण भाग है और संविधान का अध्ययन करते समय हमें इसके महान विचारों को अपने मन में रखना चाहिए। और आखिरी और फाइनल बात बोली कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 मोड आ गए अभी तक। पहले तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को आखिरी में संविधान में शामिल किया और जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने पूछा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है तो उसका सभी ने समर्थन किया। लेकिन बेरुबाड़ी संघ मामले में क्या हुआ, न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, इसमें सामान्य प्रयोजन भी लिखे गए हैं, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उससे आगे बढ़े तो केशवानंद भारती मामले जो 1973 में था ना, इम्पोर्टेंट केस था ये। इसमें बोला कि न्यायालय ने बोला कि हम अपना फैसला उलटते हैं और हम कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। इसमें संविधान सभा के महान विचार और आदर्श उल्लेखित है और ये संविधान का आंतरिक भाग है। ठीक है, और फिर क्या हुआ देखो, फिर LIC ऑफ इंडिया में भी जो 1995 में है, तो न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये दोबारा बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इस प्रकार प्रस्तावना फाइनली संविधान का भाग मान ली गई। ठीक है, अब आगे इसमें 2 चीजें आपको ये याद रखनी है, देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, यानी कि प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति विधायिका को नहीं देती, किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही ये किसी भी शक्ति को रोकती है या शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, किसकी, विधायिका की। यानी कि प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति देती है न उसे छीनती है। ठीक है, प्रस्तावना ये दोनों ही काम में नहीं करती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, यानी कि इसमें जो उपबंध लिखे गए हैं उनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ठीक है, आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रस्तावना संविधान के एक भाग के रूप में पहले संविधान सभा ने बोला हाँ है, फिर बेरुबाड़ी मामले में बोला नहीं है, फिर केशवानंद भारती मामले में बोला है और फिर LIC ऑफ इंडिया मामले में पुनः इसकी पुष्टि की कि संविधान का भाग है। और फिर 2 बात इंपॉर्टेंट ये देखी कि प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति देती है, न ही उसकी किसी भी शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। फिर अपन ने देखा कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, यानी कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और किस समय क्या परिस्थिति थी। ठीक है, जिस प्रकार संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग समझा जाना या नहीं समझा जाना में एक विवादित चीज थी, उसी प्रकार संशोधन की संभावना भी एक विवादित चीज रही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है कि ये सबसे पहले बात उठी 1973 में। कब है, 1973 में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, केशवानंद भारती मामला, है ना। केशवानंद भारती मामले में ये बात उठी कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती मामले में सबसे पहले आपको एक पुरानी अपन बात याद कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया था किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने।
इसको मैं विस्तार से यहाँ नहीं बताऊंगा। इसको आपको समझना है तो आप मेरे पुरानी वीडियो, अपने इस चैनल पे एक पुराना वीडियो है संविधान का संशोधन, उसको पढ़िए, आपको ये समझ में आ जाएगी। तो इसके तहत ये बोला गया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आप संविधान की बेसिक संरचना, मूल संरचना को नहीं बदल सकते हो। ठीक है, अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो अपन ने अभी पीछे ही देखा कि बेरूबाड़ी मामले में न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। तो संविधान का भाग नहीं है तो संशोधन करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 1973 में दोबारा एक केस हुआ जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती मामला। इसने इस फैसले को उलट दिया और बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अब 1973 से ये चीज हो गई कि संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत उन संविधान के उन भागों का संशोधित नहीं किया जा सकता जो संविधान की मूल संरचना को नष्ट करते हो। ठीक है, तो इसमें एक शर्त थी, क्या कि संविधान में प्रस्तावना को संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें मूल संरचना से संबंधित कोई भी शब्द है तो उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना बन गई। कब? 1973 में, और 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हो भी गया था। क्या हुआ था उस टाइम? 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इस प्रकार अपनी थ्योरी पूरी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन। उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, तो संशोधन की संभावना की अगर बात करें तो बेरूबाड़ी मामले में तो बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, तो संशोधन की संभावना नहीं थी। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, यानी कि मूल संरचना का सिद्धांत आया। उसमें क्या बोला गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकते हैं बशर्ते वो मूल संरचना को नष्ट नहीं करता हो। और साथ ही ये भी आया कि 1973 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रकार प्रस्तावना में संशोधन के रास्ते खुल गए और 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब अपन करेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजस्थान के कोई भी एग्जाम में, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने इसमें टाइप किया है, कुछ को मैं आपको मौखिक बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया है रीट एग्जाम में। कौन से एग्जाम में? रीट एग्जाम में आया हुआ है और एसआई एग्जाम में आया हुआ है। 2 एग्जामों में आया हुआ है। इसका मतलब ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। ठीक है, तो एक्चुअली में आश्वासनों का सही क्रम है। अपन ने देखा था प्रस्तावना में कि हमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना को संविधान में बताया गया है। ठीक है, तो उसका क्रम पूछ लिया कि पहले क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखो अब इस ऐसे 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। वैसे तो मैंने यहाँ सही आंसर लिखा है। देखो सबसे पहले क्या? राय, न्याय की बात कही है, उसके बाद स्वतंत्रता की, उसके बाद समता की और उसके बाद बंधुता की। तो मैंने आपको बोला था ना कि कितनी गहराई से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रस्तावना एकदम रट्टी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको क्लियर कैसे कर सकते हैं अपन? देखो पीछे चलते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं अपन। प्रस्तावना में देखते हैं कि देखो ये अपनी प्रस्तावना, इसमें सबसे पहले क्या दिया है? न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता और उसके बाद बंधुता। ठीक है, तो इसका क्रम में ये है, सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और फिर बंधुता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देश्य का, इसमें आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। उद्देश्य का, ठीक है, उद्देश्य का, यहाँ बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना है। उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना ही है, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव से बनी थी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, है ना, याद है ना आपको, 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। तो ये उस उद्देश्य प्रस्ताव से ही बनी है, इसलिए इसको उद्देश्य का भी बोला जाता है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता में कौन सी समता की बात कही गई है, ठीक है, जो समता की बात कही है उसमें कौन सी समता की बात की है। तो अभी तक प्रस्तावना आपको याद हो चुकी होगी, तो उसमें जाके देख लेते हैं, चलो। ये रही, देखो, समता के दो आयाम यहाँ पर दिए गए हैं, किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है, ठीक है। ये रहा प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि देखो, ये आरएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में, ये आरएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में, कि संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम है। अब देखो कितना टफ क्वेश्चन है वैसे देखे तो ये। अब ये ना अदल बदल के दिए हुए हैं ऑप्शनों में, मैंने यहाँ सही ऑप्शन लिखा है, किसी में धर्म पहले लिख दिया, किसी में विश्वास पहले लिख दिया, किसी में इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अपन ने, मैंने आपको बोला था ना कि वो कंठस्थ होनी चाहिए, इसीलिए कंठस्थ होनी चाहिए। तो संविधान के उद्देश्य में स्वतंत्रता से संबंधित उद्देश्य शब्दों का सही क्रम क्या है, सबसे पहले विचार, उसके बाद अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, उसके बाद धर्म और उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, ये पटवार एग्जाम में पूछा हुआ है 2011 में, पटवारी का जो एग्जाम होता है ना 2011 में पूछा हुआ है। तो इसका भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना है, ठीक है। फिर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन अभी तक हो चुका है, तो ये वन रक्षक एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वन रक्षक एग्जाम में, देखो कोई भी एग्जाम छूटा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान के सारे एग्जाम, एक्चुअली ये इंडिया के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान तो ऐसा टॉपिक है जिसको आप कोई भी एग्जाम दे लो इंडिया में, सब में आता है मोस्टली वो। तो प्रस्तावना में कितनी बार है संशोधन किया जा चुका है, तो एक बार। आप बता सकते हो कब, 1976 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन मौखिक बोल रहा हूँ, आपको उसके आंसर बताने हैं, ठीक है। अब पूछा है कि भारतीय, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया रीट एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया रीट एग्जाम में, कौन से एग्जाम में, रीट में। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप बताओ, देखिए पहला ऑप्शन दिया है पंथ निरपेक्षता, है क्या पंथ निरपेक्षता, है ना, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता एक ही बात है, तो ये तो है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, संघीय शासन, संघीय शासन, ये प्रस्तावना में कहीं नाम आया क्या, आप याद करो, देखिए। तीसरा क्या है, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये नाम आया था ना। राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक न्याय, ये क्या थी, प्रकृति से, ये क्या थे, न्याय, न्याय दी थी, उद्देश्य थे संविधान के, है ना। और आखिर है प्रतिष्ठा की समता, आखिरी ऑप्शन है प्रतिष्ठा की समता। तो बताइए आंसर क्या होगा, कि कौन सी विशेषता नहीं है, प्रस्तावना की विशेषता कौन सी नहीं है। तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा संघीय शासन। ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है, रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, रीट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। और चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। एक सेकेंड, हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द
नहीं है। ठीक है, तो बताओ, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है विश्वास, दूसरा ऑप्शन दे रखा है धर्म, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उपासना, और चौथा है भाषा। ठीक है, किस एग्जाम में पूछा हुआ है? ये भी रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी रीट एग्जाम में पूछा है 2022 में। तो बताइए क्या ऑप्शन हो आंसर होगा? तो सीधा सीधा ऑप्शन है विश्वास, धर्म, उपासना। ये तो सब क्या है कि स्वतंत्रता है ना, ये है, ये है, ये है, लेकिन भाषा का नाम में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम में। ठीक है, आत्मा किसे कहा है? तो बताओ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आत्मा किसे कहते हैं? तो ये प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रीवियस ईयर्स में हमने क्वेश्चन देखे और अपन ने देखा कि अपन ने जो भी पढ़ा है ना उसमें से ही ये सारे क्वेश्चन है। और एक आपको एक बढ़िया सा सजेशन देता हूँ, देखो सारे क्वेश्चन तो मैं यहाँ नहीं करा सकता, एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, अपन ये सारे क्वेश्चन वहीं से कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले देखो दो बुक की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो जो अपने एम लक्ष्मीकांत सर है उनकी 6th एडिशन आपके पास है तो कोई बात नहीं, अब उसका 7th एडिशन आ गया है तो वो लेके आनी है। दूसरी आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक लेके आनी है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हो। आपको संविधान और राज व्यवस्था की बुक लेके आनी है, दिशा की, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो उससे आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप प्री और मेंस दोनों एग्जाम को अच्छी तरीके से दे सकोगे। इसी के साथ अपना ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें।